नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट हिंदी पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 28वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, आपने अभी हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग किया। आपका एक शिक्षार्थी उसे सुन करके अपने वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करता है। आप उस शिक्षार्थी की प्रशंसा करते हैं कि उसने संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया। भाषा अर्जन युक्ति सर्वाधिक रूप से किस सिद्धांत का निरूपण करती है? ध्यान से समझिएगा, यहां पर जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किया, प्रशंसा करना, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही आपको उत्तर तक पहुंचने में मदद करेगा। प्रशंसा क्या होता है? प्रशंसा एक्सटर्नल मोटिवेशन है। किसी भी व्यक्ति विशेष की, किसी भी बच्चे की जब हम लोग प्रशंसा करते हैं तो बच्चा चीज़ों को, वही चीज़ बार बार करने के लिए मोटिवेट होता है। जैसे कि प्राइमरी स्तर के बच्चे को अगर आप कॉपी में गुड लिख दीजिए तो उसे लगता है अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा चीज़ हो गया, गुड मिल गया, टीचर ने मुझे गुड दिया। वो जा करके खुशी से घर पर दिखा रहा होता है, सभी को देखिए आज मुझे स्कूल में गुड मिला है, ये सभी चीज़ें कर रहा होता है। यानी कि वो जो गुड वो देख रहा है। या फिर अगर ओरली हम लोग बच्चे की प्रशंसा करें कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, शाबाश बेटा, तो उससे क्या होता है, वो बच्चे के लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम करता है। और जब बच्चे को एक्सटर्नल मोटिवेशन दिया जाएगा तो वही काम वो बार बार करने की कोशिश करेगा। और ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत स्किनर का सिद्धांत है कि अगर कि एक काम को करने पर किसी को खुशी मिल रही है या फिर कोई पुनर्बलन मिल रहा है, कोई इनाम मिल रहा है, तो वो उस काम को बार बार करना चाहता है। वही बात यहां पर प्रश्न में कही गई है कि जब बच्चे का प्रशंसा किया गया तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेटेड हुआ उस चीजों को और ज्यादा करने के संदर्भ में। इस वजह से एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात स्किनर करते हैं, पुनर्बलन की बात स्किनर करते हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। बाकी जीन पियाजे प्रशंसा की बात करते ही नहीं है, नॉम चॉम्स्की प्रशंसा की बात करते ही नहीं है, ब्रूनर करते ही नहीं है। पियाजे तो ये मानते थे कि बच्चे चीजों को सीखने के लिए खुद से प्रेरित रहते हैं। उन्होंने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा था, यानी बच्चे खुद से इंटरनली मोटिवेटेड हैं, उनको एक्सटर्नल मोटिवेशन की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 स्किनर का सिद्धांत इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, क्योंकि स्किनर ने ही कहा था कि अगर एक अनुक्रिया के बाद से बच्चे को कुछ पुनर्बलन दिया जाता है या फिर बच्चे को कुछ सकारात्मक रिजल्ट मिलता है तो वह अनुक्रिया को बार बार करना चाहेगा। यहां पर प्रशंसा करना यानी उसके लिए पुनर्बलन का काम करेगा। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लिखना सिखाने के लिए नीचे दिए गए चरणों को विशिष्ट शिक्षा शास्त्रीय क्रम में प्रस्तुतिकरण हेतु क्रम से लगाइए। यानी कि बच्चे को जब पहली बार लिखना सिखाया जाता है तो यहां पर 3 प्रकार की गतिविधियां दी गई हैं, तो कौन सा सही क्रम होगा इन गतिविधियों का ताकि बच्चा सही से लिखना सीखे? ठीक है, चलिए पहले विकल्प में दिया गया है शिक्षार्थियों को 1 4 AL अक्षर व अंक लिखने के लिए कहें। दूसरा दिया गया शिक्षार्थियों को 0 8 BQ अक्षर और अंक लिखने के लिए कहें। और तीसरा दिया गया शिक्षार्थियों को सस्वर पठन करने और कोई भी अक्षर अंक लिखने के लिए कहें। तो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, किसी भी अंक को या फिर अल्फाबेट को जब वो लोग लिखना शुरू करते हैं तो वो अल्फाबेट या फिर वो अंक लिखना उनके लिए आसान होता है जिसमें सीधी लाइन की बात की जाए। जैसे कि 1 हो गया, देखिए 4 की अगर हम लोग बात करें तो ये सब सीधी लाइन मिल करके इस प्रकार से 4 बच्चा लिख रहा है। 1 की अगर हम लोग बात करें तो ये भी एक लाइन ही को मिला करके यहां पर लिखा जाता है, ए लिखा जाता है। और उसके बाद से अगर हम लोग डैश की भी बात करें तो ये भी एक लाइन ही है। यल की बात करें तो ये भी 2 लाइनों से मिलकर के बना हुआ है। यानी बच्चे के लिए लाइन बनाना आसान होता है गोला बनाने से, इसलिए वो वाला विकल्प हमारा सही होगा, पहले नंबर पर आएगा जिसमें केवल लाइन की बात की जा रही होगी। देखिए पहले विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में केवल लाइन से संबंधित अंक या फिर अल्फाबेट लिखे गए हैं। जैसे कि 1 लिखना है तो सीधे लाइन बना दिया, 4 लिखना है तो पहले लाइन बनाया, उसके बाद तिरछा लाइन बनाया, उसके बाद से इस तरीके से लाइन बना दिया। ए लिखना है तो ऐसे तिरछा लाइन बनाया, इसको तिरछा बनाया और इसको ऐसे काट दिया। डैश बनाना है तो सीधे एक लाइन खींच दिया। एल बनाना है तो पहले खड़ी पाई खींचा, उसके बाद से इस तरीके से लाइन कर दिया। यानी कि पहला वाला जो विकल्प है वो केवल सीधे लाइन खींचने से संबंधित है और ये कहीं ना कहीं बच्चे के लिए सबसे आसान होता है। तो ये पहले नंबर पर आएगा क्योंकि बच्चे आसान से कठिन की ओर चलेंगे, सरल से मुश्किल की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो सबसे आसान इसमें पहला वाला ही था। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर पहले नंबर पर हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है, दूसरे नंबर पर गोला बनाने की बात आ रही है। 8 भी बच्चा 2 प्रकार का गोला इस प्रकार के बना करके लिख सकता है। बी की बात की जा रही है तो ये भी बच्चा एक लाइन खींचेगा और अर्ध गोला यहां पर बात आ रही है। ठीक है, जैसे कि 2 अर्ध गोला इस तरीके से मिला करके बनाया गया और खड़ी पाई मिला करके बी बनता है। क्यू की बात की जाए तो ये भी गोले से संबंधित है। यानी कि ये सभी जो है वो कहीं ना कहीं कठिन माने जाएंगे बच्चे के लिए और ये दूसरे नंबर पर आएंगे। दूसरे नंबर पर आएंगे तो दूसरा नंबर मैं यहां पर दे दे रहा हूं। तीसरा विकल्प देखिए, कहा जा रहा है कि शिक्षार्थियों को सस्वर पठन करने और कोई भी अंक या फिर अक्षर लिखने के लिए कहें। तो कोई भी में यहां पर देखिए, अब मान लीजिए बच्चे को
आर लिखना है। तो आर में तो पूरा मिक्स हो गया ना कि एक अर्धगोला भी बनाना है, एक सीधी रेखा भी बनाना है और यहाँ पर इस तरीके से तिरछी रेखा भी बनाना है। तो ये सभी चीज़ें थोड़ा सा कठिन हो जाती हैं बच्चे के लिए, इस वजह से ये तीसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो स्पेसिफिक बच्चे को बता दिया गया था कि आपको इन सभी चीज़ों को बताना है और ये बच्चा मूर्त अवस्था में इन सभी अल्फ़ाबेट को या फिर नंबर्स को देख रहा था। लेकिन जब कोई भी बोला जाएगा तो बच्चे के लिए वो चीज़ें अमूर्त हो जाएंगी और ये कहीं ना कहीं अमूर्त हो गया, इस वजह से बच्चे के लिए कठिन माना जाएगा, इसलिए ये तीसरे नंबर पर आएगा। यानी कि हमारा क्रम क्या बना, 1 2 3 दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी में इसी की बात की गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शब्द दीवार शब्दों का समूह है जिसे कक्षा कक्ष की दीवारों पर बड़े आकार के अक्षरों में लिखा अथवा पेंट किया जाता है कि वह साफ साफ नजर आ सके। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता संप्रत्यय या कौशल इस शब्द दीवार के उपयोग से पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो शब्द दीवार का मतलब ये होता है कि देखिए दीवार पर पेंट करते हुए एक एक के ऊपर एक शब्द लिखा जा रहा है, यानी शब्दों का दीवार हो गया सीधे तौर पर समझ लीजिए। ठीक है, या फिर पोस्टर लगा करके बनाया जा सकता है, इस तरीके से कई शब्द लिख करके पोस्टर पर लिखे जा सकते हैं। तो हमसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि इसके माध्यम से बच्चे को कॉन्सेप्ट बताया जा सकता है। तो देखिए शब्द दीवार में शब्दों के बारे में चर्चा की जाती है, यानी मूल शब्दों के बारे में बच्चे को समझ बनाया जा सकता है। विकल्प नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर अगर हम लोग चर्चा करें तो पहला कहा जा रहा है संरचित कहानी कथन। तो इसको देख करके कहानी के बारे में नहीं कहा जा सकता, निगेटिव हो जाएगा। कठिन शब्दों का उच्चारण है, तो जब केवल बच्चा शब्दों को लिखा हुआ देख रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ करके अर्थ ही तो समझ सकता है, वो उच्चारण कहाँ उसे सीखेगा। उच्चारण निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। अक्षरों की बनावट, तो अक्षर क्या होते हैं कि जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, जो हमारे वर्ण होते हैं, उसकी बात की जा रही है। तो जब बच्चा शब्दों को पढ़ ले रहा है यानी कि अक्षर इसमें पहले से इंक्लूडेड है और ये अक्षरों से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर अक्षरों को बच्चों को सिखाना होता तो सीधे वहां पर क ख ग घ या फिर ABCD अक्षर लिखे गए रहते, शब्द की बात नहीं होती। यहां पर मेन उद्देश्य यह था कि बच्चों को मूल शब्द सिखाना। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्या चीज पठन का सार तत्व है। तो पठन का सार तत्व पूछा जा रहा है हमसे। पठन का मतलब होता है पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना, पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना ही पठन कहलाता है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में अर्थ की बात की गई है, विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सुश्री ग्रेस अपने शिक्षार्थियों को पॉडकास्ट सुनने और कहानी को आरेख के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहती हैं। यह गतिविधि शिक्षार्थियों को उनकी किसके संवर्धन के लिए सबसे कम अवसर प्रदान करेगी। सबसे कम यानी कि निगेटिव सेंस में हमसे पूछा जा रहा है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। देखिए पॉडकास्ट को सुनने के लिए बोला गया है, यानी कि कुछ ऑडियो या फिर वीडियो होगा उसको सुनने के लिए बोला जा रहा है, और कहानी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, यानी आरेख क्या है, ये ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बोला गया है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प की अगर हम लोग बात करें, संरचना को ही ड्राफ्ट कहा जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं कहानी को किस तरीके से लिखना है उसका मोटा मोटी आउटलाइन ड्राफ्टिंग करने की बात की जा रही है, यानी उसको किस तरीके से संरचित करना है उसकी बात की जा रही है। तो ये तो पॉजिटिव हो गया क्योंकि ये सीधे तौर पर ड्राफ्ट से जुड़ा हुआ है, और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए समझ की बात की जा रही है। अब जब बच्चा पॉडकास्ट सुन करके जब ड्राफ्टिंग कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं कहानी को समझा होगा तभी तो क्या लिखना है उसके बारे में सोच पा रहा है, यानी कहीं ना कहीं कहानी समझ चुका है बच्चा, कहानी समझने से जुड़ा हुआ है। इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए सक्रिय श्रवण। अब जब बच्चा पॉडकास्ट को सुना होगा यानी सुन करके समझा होगा तभी तो उस कहानी को लिख पाएगा, यानी कि ये सक्रिय श्रवण भी पॉजिटिव सेंस में हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा कल्पना शक्ति। अब देखिए कल्पना शक्ति में क्या होता है, इमेजिनेशन पावर की बात की जा रही है, यानी बच्चा कल्पना तब करता जब बच्चा अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त कर रहा होता लिख करके। जब बच्चे ने पॉडकास्ट सुन लिया और अब केवल ड्राफ्टिंग करनी है, यानी जो कुछ भी उसने सुना है समझ लिया है और उसी को केवल अपनी भाषा में लिखना है, तो यहां पर बच्चा कुछ भी इमेजिनेशन नहीं करेगा। जैसे कि देखिए बच्चे को अगर बोला जाए कि नई कहानी आप लिखिए, तो जब वो कहानी लिखेगा तो ना तो उसके पास कैरेक्टर है और ना ही क्या घटनाएं हो सकती हैं, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो वो कहानी जब लिखेगा तो इन सभी को कल्पना के आधार पर लिखेगा। लेकिन जब उसने पॉडकास्ट सुन लिया यानी कहानी सुन लिया तो अब उसके पास कैरेक्टर्स भी हैं और सभी घटनाएं भी हैं। तो अब बच्चे को अपनी तरफ से कुछ भी कल्पना नहीं करना है, जो कुछ भी उसने सुना है समझा है उसी को एक तरीके से लिख देना है। तो यहां पर इमेजिनेशन पावर कम अवसर प्रदान होगा उसको, एक तरीके से उसमें कल्पना शक्ति कम विकसित होगी इसके माध्यम से। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर निगेटिव सेंस में, और चूंकि हमसे निगेटिव वाला ही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों को संक्षेपण के शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त है। संक्षेपण का मतलब कि संक्षिप्त करना, किसी भी कहानी को सुना करके बच्चे को बोला जाए कि आप इसको संक्षिप्त करिए, तो कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि संक्षेप से जुड़ा हुआ है। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। दी गई तस्वीर के आधार पर अनुमान लगाइए कि कहानी में क्या हो रहा होगा। तो यहां पर अनुमान लगाया गया है, यानी बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होगा। ठीक है। दूसरा देखिए, लेखक ने कुत्ते के पात्र को किस प्रकार चित्रित किया है। तो यहां पर बच्चा बता रहा होगा कि कैरेक्टर जो कुत्ता था उसको किस प्रकार से डिफाइन किया गया है कहानी में, तो ये बच्चा एक्सप्रेस कर रहा होगा अपने आप को। दूसरा देखिए, इस कहानी का कोई अन्य अंत सोचिए। तो अब बच्चा अपने मौलिक विचारों के माध्यम से उसका अलग एक क्लाइमैक्स सोच रहा होगा, तो ये भी बच्चे के एक्सप्रेस करने से संबंधित है। पहला विकल्प देखिए, इस कहानी का शीर्षक क्या होगा। अब यहां पर शीर्षक समझने का मतलब, शीर्षक लिखने का मतलब, नया शीर्षक बताने का मतलब कि अगर आप पूरे कहानी का थीम समझे हैं तो पूरे कहानी के थीम को रिप्रेजेंट करने वाला ही शीर्षक होता है। यानी कि पूरे थीम को हमने छोटा कर दिया एक शीर्षक में डाल करके, यानी एक थीम जो पूरे कहानी का थीम था उसे हमने टाइटल बना दिया, और ये टाइटल जो है वो कहीं ना कहीं पूरे कहानी के थीम को रिप्रेजेंट करेगा। यानी हमने पूरे कहानी को एक टाइटल दे दिया, यानी संक्षेपित कर दिया, छोटा कर दिया। ऑप्शन नंबर 1 संक्षेपण से जुड़ा हुआ है, बाकी के 3 विकल्प संक्षेपण नहीं थे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कविता पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शिक्षार्थियों द्वारा अनुमान लगाने को सर्वाधिक रूप से शामिल करता है। यानी कि कौन से विकल्प में बच्चे को अनुमान लगाना पड़ेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कविता के अनुसार छोटे लड़के को जंगल कैसा दिखाई देता है। तो यहां पर प्रश्न में ही बोल दिया कि कविता के अनुसार हमें बताना है कि छोटे लड़के को जंगल कैसा दिखाई दिया। तो यहां पर कुछ अनुमान थोड़ी लगाना है, कविता में बच्चे ने जिस प्रकार से पढ़ा होगा उसी हिसाब से बता देगा। यहां पर कोई भी अनुमान नहीं लगाना है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, आपको कविता के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, उसके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्रत्येक बच्चे अपनी रुचि के हिसाब से कि उनको कविता में क्या पसंद आया एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख रहे होंगे। इसमें भी कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा रहा है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कविता में बिंब का चयन, बिंब का मतलब कि किसी एक सीधे तौर पर आप समझ लीजिए घटना की बात की जा रही है, बिंब का चयन कीजिए और उसे एक वाक्य में प्रस्तुत कीजिए, प्रयुक्त कीजिए। ठीक है। तो यहां पर भी सीधे तौर पर आप ये देख लीजिए कि बच्चे को कुछ भी अनुमान नहीं लगाना, जो कुछ भी उसने कविता में देखा है, समझा है, उसी को एक वाक्य के रूप में प्रयोग करना है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, क्या कवि द्वारा कविता का दिया गया शीर्षक संगत है। अब यहां पर अनुमान लगाने की जरूरत है कि जो शीर्षक दिया गया है, बच्चा पूरे कविता को पढ़ करके उसका अर्थ समझा है और अब अनुमान लगा रहा है कि इसका अन्य शीर्षक क्या हो सकता है या फिर एप्रोप्रिएट टाइटल क्या हो सकता है। तो यहां पर अनुमान लगाने की आवश्यकता है। विकल्प नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास शिक्षक द्वारा आधार प्रदान करने का एक अच्छा उदाहरण है। आधार प्रदान करना यानी कि सीधे तौर पर आप पाड़ समझ लीजिए, जो कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग उन्होंने वर्ड यूज किया था, उसका मतलब ही होता है पाड़, ढांचा या फिर आधार प्रदान करना। यानी कि बच्चे को शुरुआती मदद देने की बात की जाती है इसमें, यानी कि एक बेस बच्चे के लिए तैयार किया जाता है और जिसके मदद से बच्चा आगे लिखना सीखता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। शिक्षार्थियों को एक अनुच्छेद पढ़ने और मुख्य पात्र के बारे में अपनी राय लिखने के लिए कहना। तो यहां पर कुछ भी टीचर के द्वारा हेल्प नहीं किया जा रहा है, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि आधार कैसे बनेगा, जब टीचर हेल्प करेगा। तो यहां पर टीचर कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, क्योंकि शिक्षार्थी खुद से अनुच्छेद पढ़ रहा है और मेन कैरेक्टर के बारे में अपनी राय खुद से लिख रहा है। यहां पर टीचर कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, शिक्षार्थियों के साथ विषयों की एक सूची साझा करना और अपनी पसंद के विषय पर उन्हें लिखने के लिए कहना। तो टॉपिक जो लिखना है, प्रश्न चूंकि हमसे लेखन अभ्यास के बारे में पूछा गया है, तो लिखने से संबंधित बच्चे को कोई भी हेल्प नहीं मिली है, इस वजह से यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, एक बार जब शिक्षार्थी लेखन कार्य समाप्त कर लें तब मानदंड निर्देशों के आधार पर ग्रेड देना और उसे साझा करना। यहां पर लिखने के दौरान बच्चे की कोई भी हेल्प नहीं की जा रही है, निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, शिक्षार्थियों को उनके वाक्य या विचार प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य उपलब्ध कराना। अब शुरुआती वाक्य,
आपको थोड़ा सा हिंट मिल रहा होगा कि शुरुआती मदद की बात किसमें की जाती है, इसके फोल्डिंग में की जाती है, पाड़ में की जाती है, आधार में बात की जाती है, और यहां पर भी शुरुआती वाक्य उपलब्ध कराया गया। यानी कि देखिए कई बार क्या होता है कि बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे पूरा चीज याद है, बस कहां से शुरुआत करना है ये हमें नहीं ये पता होता है, तो वही शुरुआती मदद ही तो वहां पर इसके फोल्डिंग का काम करेगा, यानी बच्चे के लिए आधार बना रहा है, फाउंडेशन बनाने का काम करेगा। ऑप्शन नंबर एक सीधे तौर पर इसके फोल्डिंग की बात करता है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन नंबर एक यहां पर आधार प्रदान किया जा रहा है टीचर के द्वारा। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों को परसर्ग प्रकरण पर आगमन विधि से पढ़ाने के उपागम का अनुगमन करता है। आगमन विधि क्या होता है, जिसमें पहले बच्चे को उदाहरण बताया जाता है तब नियम तक पहुंचा जाता है, यानी पहले उदाहरण फिर नियम, तो उसे आगमनात्मक विधि बोलते हैं, और पहले नियम और फिर उदाहरण तो उसे हम लोग निगमनात्मक विधि बोलते हैं। प्रश्न चूंकि हमसे आगमन के बारे में पूछा गया, यानी पहले उदाहरण बताया जाएगा फिर नियम बताया जाएगा, ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। विभिन्न वाक्य देना यानी कि उदाहरण हो गया, और शिक्षार्थियों से उनकी पहचान करने के लिए कहना जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण नहीं है। तो यहां पर नियम तक नहीं पहुंचा जा रहा है, उदाहरण तो दिया गया लेकिन नियम नहीं पहुंचा गया, नियम नहीं बताया गया, तो ये हमारा आगमन विधि नहीं है। तीसरा देखिए, परसर्ग को दृश्यात्मक रूप में प्रदर्शित करते हुए प्रत्येक को स्पष्ट करना और शिक्षार्थियों को उनका वाक्य प्रयोग करने के लिए कहना। तो यहां पर भी उदाहरण के बाद नियम की बात नहीं की जा रही, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। पहला विकल्प देखिए, परसर्ग का प्रयोग करने के नियम को स्पष्ट करना और फिर उदाहरण देना। पहले नियम और फिर उदाहरण, ये निगमनात्मक विधि है। प्रश्न हमसे आगमनात्मक के बारे में पूछा गया है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये निगमनात्मक विधि है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, शिक्षार्थियों को वाक्यों के अनेक उदाहरण देना और उनसे नियम निकालने के लिए कहना। यहां पर देखिए उदाहरण से नियम की ओर चलने की बात की जा रही है, यही हमारा आगमनात्मक विधि है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता से क्या समझते हैं। तो बहुभाषिकता को एनसीएफ 2005 एक संसाधन के तौर पर देखता है। बहुभाषिकता ये कहती है कि प्रत्येक बच्चे अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आ सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी मातृभाषा अलग हो सकती है। तो प्रत्येक बच्चे को उनकी मातृभाषा में अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए। धीरे धीरे वो बच्चे मातृभाषा से अन्य भाषाओं के संपर्क में आएंगे और अन्य भाषाओं को सीखेंगे और विद्यालय की औपचारिक भाषा सीखेंगे। यानी कि विद्यार्थियों की मातृभाषा का प्रयोग करना, मातृभाषा का प्रयोग करने का अवसर देना ही कहीं ना कहीं बहुभाषिकता कहलाती है, ठीक है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। केवल मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना, केवल एकमात्र, एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ही, सिर्फ, यही, ये जितने वर्ड होते हैं हमेशा निगेटिव होते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में पढ़ाना, ये भी विकल्प निगेटिव है क्योंकि बहुभाषिकता मातृभाषा की बात करता है, यहां पर मातृभाषा की बात ही नहीं की जा रही है। विकल्प गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। विद्यालय में अनेक भाषाएं पढ़ाना, तो पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे आप कितनी भाषाओं को पढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए एक विद्यालय है जिसमें यूपी का बालक है तो उसकी मातृभाषा हिंदी हो सकती है, अगर पंजाब का कोई बालक है तो उसकी मातृभाषा पंजाबी होगी, अगर उड़ीसा का कोई बालक है तो उसकी मातृभाषा उड़िया होगी, अगर साउथ का कोई बालक है तो तमिल, तेलुगु, मलयालम में से कोई हो सकती है, अन्य राज्यों का बालक होगा तो उसकी अलग भाषा होगी। यानी कि प्रत्येक भाषा, इतनी ज़्यादा विविधता होने की वजह से आप कितनी भाषा बच्चों को पढ़ाएंगे, पढ़ाना पॉसिबल है ही नहीं। यानी कि ये भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना, ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। यानी कि बच्चे को कंफर्टेबल फील कराने के लिए एज ए टीचर हमारे भी लिमिटेशंस हैं कि हम सभी बच्चों के मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उनको तो उस भाषा का प्रयोग करने का अवसर दें, बच्चों को तो कम से कम अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने का अवसर दें। वहीं ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना, यानी कि एज ए टीचर हम लोग कुछ शब्दावलियों का, उसके संस्कृति से जुड़े कुछ शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं ताकि बच्चा कंफर्टेबल फील करे और बच्चे को उसकी ही मातृभाषा का प्रयोग करने का अवसर दिया जाए। विकल्प नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।